डीडी हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का कार्यक्रम योग और जीवन में एक बार फिर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, योग भारत भूमि का एक ऐसा महत्वपूर्ण योगदान है पूरे विश्व को, जिसका महत्व अब संसार धीरे धीरे समझ रहा है और योग से अधिकतम जुड़ रहा है। तो वर्तमान परिवेश में योग की क्या भूमिका है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और इसके लिए मैं कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहूँगी योगाचार्य डॉक्टर श्री राजेश कुमार जी का। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद वेणु जी। और साथ ही हमारे साथ कुछ समय में जुड़ेंगे करमचंद ठाकुर जी, जो डेमोन्स्ट्रेटर के रूप पर हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे योग जो है, ये एक जो शब्द है योग, अपने आप में ही देखा जाए तो परिचय मिल जाता है योग का। शरीर, मन और आत्मा जहाँ मिलते हैं, जहाँ इनका योग होता है, वहीं योग उपलब्ध हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगी कि योग का एक संक्षिप्त परिचय आप हमारे दर्शकों को दीजिए। जी। धन्यवाद वेणु जी। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो वेणु जी, जैसे आपने बात करी कि योग की परिभाषा या योग क्या है, तो योग हमारी विरासत है, भारतीय संस्कृति है, ऋषि परंपरा है और आज हमारे जीवन में तो योग का अत्यंत महत्व है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी हम बहुत बड़ी महामारी जैसे कोरोना से अभी बाहर निकले भी और अभी पूरी तरह निकले भी नहीं है। तो योग एक ऐसी क्रिया है जिससे हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को जो है पूरी तरह से बचा सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम और इसके बाद आसन लगाते हैं, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें हम जैसे शुरुआत पे मतलब सूर्योदय से पहले जो है योग की शुरुआत कर देते हैं। जैसे इसका वैसे उठने का जो सही समय है वो प्रातःकालीन समय होता है, जैसे 4 बजे उठ सकते हैं। और अगर हमने ड्यूटी पर भी जाना है तो हम 6 बजे के बाद स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है वो 4 बजे उठ के हम नित्य कर्म करने के बाद जो है वो योग के लिए जो 1 से 2 घंटा निकाल सकते हैं, और जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा बीमारियां जो है उनसे बचाव हो जाता है। बल्कि हम तो यूँ कहेंगे कि हर बीमारी से जो है बचाव हो जाता है, हमें कभी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राजेश जी, हम योग के संदर्भ में प्राणायाम शब्द अक्सर सुनते हैं। इसका अगर हम ट्रांसलेशन करें तो लिटरल शब्द अर्थ क्या निकलेगा? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। प्राण का अर्थ है प्राणायाम के प्राण और आयाम, मतलब प्राण शब्द का अर्थ है हमारा श्वास, जो हमें निरंतर हमारे शरीर में बह रहा है, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, हमारे शरीर में प्राण बह रहा है। और आयाम मतलब प्राण को आयामित करना, जिससे कि हमारा शरीर चल रहा है। और प्राणायाम में मतलब सबसे पहले हम जो लेते हैं वो भस्त्रिका प्राणायाम। जैसे कि अभी हमारी, जैसे हम बीमारियों की बात कर लें तो जैसे आजकल का जो समय है, अभी गर्मी का समय है, बदलता मौसम है। अच्छा, जैसे अभी शिमला की बात करें तो एकदम से ठंड हो गई, तो जैसे बदलता मौसम है, इसमें गर्म सर्द का प्रभाव ज़्यादा रहता है। एकदम हम गर्मी से आते हैं और उसके बाद जो है जैसे मान लो ठंडा पानी पी लेते हैं तो एकदम से सर्दी हो जाती है, एकदम से हमें खराश हो जाती है, एकदम से हमें बुखार आ जाता है। तो ऐसे में हमें जो है वो प्राणायाम का अभ्यास होना चाहिए, हमें उसको करना आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय भाई करमचंद ठाकुर जी, जो आज के हमारे योग प्रदर्शक हैं, तो ये बताएंगे कि कैसे हम जो है वो भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में हम क्या करते हैं, दोनों नासिकाओं से एक बराबर श्वास भरते हैं अपने लंग्स में। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, पेट को सिकोड़ के रखते हैं। जब हम कंटिन्यू श्वास भरेंगे तो हमारा ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगा, पहली बात तो ये है। तो जब ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगा तो हम जो है इसमें पूरी तरह से सेफ रहेंगे। तो ये हमारा भस्त्रिका प्राणायाम जो अत्यंत लाभकारी है, और हर रोज़ हमें जो है वो इसमें कम से कम 8 से 10 मिनट तक कर सकते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। लेकिन जब शुरुआती दौर है तो हमें 5 मिनट से शुरू करना चाहिए। तो ये अभी हमारे जो डेमोन्स्ट्रेटर हैं दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम किया जाए। और इसके बाद दूसरा बात करें तो कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति प्राणायाम अत्यंत लाभकारी है। इसमें तो हम बात करें तो शुगर लेवल
जैसे शुगर की बात करें तो शुगर में भी कपालभाति प्राणायाम जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। शुगर वाले पेशेंट जो है, वैसे तो सभी के लिए जरूरी है, लेकिन शुगर वालों को तो अत्यंत लाभकारी है, उनको जरूर ही करना चाहिए। इसमें क्या करते हैं, जैसे हम भस्त्रिका प्राणायाम में दोनों नासिकाओं से एक बराबर श्वास लेते हैं, लेकिन कपालभाति में ऐसा नहीं करते। कपालभाति में हमारा फोकस जो होता है वो श्वास एक झटके में बाहर छोड़नी होती है, और जो है जितनी हमारे शरीर को श्वास चाहिए वो स्वतः ही अंदर जाएगी। ठीक है जी। और जब हम कपालभाति में श्वास को बाहर एक झटके से छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर की तरफ हो जाता है। ठीक है जी। तो ये हमारा कपालभाति प्राणायाम है जी। अब इसके बाद हम अगले प्राणायाम की बात करें तो अगला प्राणायाम हमारा आ जाता है चंद्रभेदी। जब हम बात कर रहे हैं कि आजकल गर्मी का समय है, तो गर्मी के समय में जो है वो गर्म तकशीर होती है, तो इसके लिए हमें जो है वो ठंडा करना पड़ता है पित्त को। तो जैसे इसके लिए क्या करते हैं हम, चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम की नियम और विधि क्या है इसका, तो इसमें हम दाहिने अंगूठे से हमारी दाहिना नासिका जो है इसको बंद करेंगे और वाम स्वर से जो है वो इसमें जो है वो हम श्वास भरेंगे और फिर दाहिनी तरफ को छोड़ देंगे। अब जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो स्वतः ही फिर हमारे जो है वो थोड़ी देर के बाद अंदर से भी ठंडी श्वास बाहर आना शुरू हो जाएगी, तो इससे हमारा पित्त शांत हो जाएगा। तो गर्मी का समय है, चंद्रभेदी जो प्राणायाम है इसका अहम रोल है। ठीक है जी। अब इसी को ही बाद में हम जो है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम में बदल सकते हैं। वैसे इसके साथ में जो है वो प्राणायाम होता है सूर्यभेदी, लेकिन उसको हम आजकल नहीं करते, इसके ठीक अपोजिट करते हैं उसमें। अब इसमें हमने क्या किया, दाहिनी नासिका बंद की, बाई नासिका से श्वास भरी, लेकिन हम सूर्याभेदी में से उल्टा करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि बाई नासिका को बंद करेंगे और दाहिनी नासिका से श्वास भरेंगे, बाई तरफ को छोड़ेंगे, लेकिन इसको आजकल नहीं करते जी। तो जैसे आप कह रहे हैं दाई नासिका से श्वास भरना और बाई नासिका से श्वास भरना, या जो हमारा नाड़ी सिस्टम भी होता है लेफ्ट राइट, हाँ जी। इसका क्या शरीर के जो हमारे नेचुरल वात पित्त और कफ प्रवृत्तियां होती हैं, इन पर क्या अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं? हाँ बिल्कुल। इसमें थोड़ा क्या है, इसके बारे में संक्षिप्त अगर आप बताएं। बिल्कुल योगाचार्य सही बोला आपने। हाँ जी। आजकल तो हमारा जो वाम स्वर होता है ये जो है वो ठंडी तकसीर चंद्रभेदी बोलते हैं। ठीक है जी, यानी कि लेफ्ट। ठीक है। और दाएं स्वर जो होता है ये हमारा सूर्यभेदी है, गर्म तकसीर, इसमें जो है गर्म श्वास होगा। ठीक है जी। तो हमें तो आजकल जो है वो ठंडी का आवास होना चाहिए, हमारा शरीर ठंडा रहना चाहिए, तो इसके लिए हम चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं। लेकिन इसमें एक सावधानी भी है। देखो इसमें क्या होता है कि योग में सावधानियों का विशेष रोल होता है। अमूमन क्या होता है, हम देखते हैं कि जो हमारे योग साधक होते हैं वो बोलते हैं कि जी हम तो कंटिन्यू योग कर रहे हैं हम, लेकिन हमें कोई इसका जो है फायदा नहीं हो रहा है। तो उसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम गलत तरीके से करते हैं, या हम किसी गुरु के उसमें सानिध्य में नहीं करते, या किसी योगाचार्य के सानिध्य में नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, वो सब कुछ कर लेते हैं जो हमें नहीं करना होता है। ठीक है जी। तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जब चंद्रभेदी प्राणायाम जो होता है ये लो बीपी वाले के पेशेंट को नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर इसमें पहले ही ठंडा हो जाता है, तो उनमें जो है वो फिर उनका बीपी और डाउन हो सकता है। इस करके मेरा निवेदन है कि लो बीपी के पेशेंट जो है वो चंद्रभेदी प्राणायाम ना करें। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम की। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम भी इससे मिलता जुलता ही है, लेकिन इसमें क्या करते हैं कि हम शुरुआत तो करेंगे दाहिनी नासिका बंद करके ही, बाई नासिका से श्वास भरेंगे और फिर जो है वो दाहिनी तरफ को छोड़ेंगे। अब जिस तरफ को हम श्वास छोड़ेंगे बाद में हम उसी साइड से भरेंगे और वापस हम जो है दूसरी साइड को आ जाएंगे, यानी कि श्वास पर श्वास जो है बदल के। और अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है ये मतलब जो ऐसे रोग होते हैं, लंबे समय के रोग होते हैं, उनसे भी निजात पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो मतलब नस नाड़ियाँ जो है परिशुद्ध होती हैं। हमारे शरीर में 72 करोड़ से अधिक नस नाड़ियाँ हैं, तो उसको जो है परिशुद्ध करता है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो अत्यंत लाभकारी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जो हर सभी को जो करना चाहिए। हमारा जो कपालभाति की हम अभी डिस्कशन कर रहे थे, कपालभाति प्राणायाम में भी सावधानी है। जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम तो किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, हम सुख आसन में बैठ सकते हैं, हम जो है वो इसमें वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं, या फिर हम पद्मासन लगा सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार। और जो आसन नहीं लगा सकते, बहुत सारे हमारे ऐसे बुजुर्ग होते हैं या किसी को चोट लगी होती है या जमीन पे नहीं बैठ सकते, वो कोई बात नहीं, वो चेयर पे बैठकर भी
जो है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन सावधानी की जहाँ तक बात है तो कपालभाति प्राणायाम में जैसे किसी का ऑपरेशन हो रखा है तो उनको जो है करीब करीब 6 महीने तक जो है 2 से 6 महीने तक जो है कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है। और जैसे माताएं बहनें पीरियड में नहीं कर सकती, गर्भाकाल अवस्था में जिसको प्रेगनेंसी पीरियड बोलते हैं उसमें नहीं कर सकती, तो ये थोड़ा सावधानी रखनी पड़ती है क्योंकि इसमें फिर नुकसान हो सकता है। जहाँ तक अनुलोम विलोम प्राणायाम की बात है, चंद्रवेदी की तो हमने बात कर ली। अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या होता है कि इसमें जैसे हमारे हाई बीपी के पेशेंट हैं उनको ये निम्न गति से करना है, क्योंकि प्राणायाम कोई भी हो हम इसको 3 तरह से करते हैं, निम्न गति, मध्यम गति और तीव्र गति। तो जब हमारे साधक शुरुआत ही कर रहे हैं तो सारे प्राणायाम जो है, सारे आसन जो है वो निम्न गति से ही करने हैं। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जी राजेश जी, अगर सूक्ष्म व्यायाम की बात करें तो इस बारे में क्या हम दर्शकों को बता सकते हैं? सूक्ष्म व्यायाम भी हमारा उतना ही जरूरी है जितने कि हमारे प्राणायाम और आसन, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम सभी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि आसन की जहाँ तक बात है, आसन तो हमारे थोड़े टफ होते हैं, उसमें फिर अभ्यास भी चाहिए थोड़ा सा, और शरीर भी उस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता हमारा बन जाएगा। लेकिन सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे हमारे प्राणायाम जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले तो हम अपने हाथ सीधे कर सकते हैं, बाजू बिल्कुल सीधे कर सकते हैं जैसे आदरणीय भाई करमचंद जी दिखा रहे हैं, और इसमें दोनों हमारी जो उंगलियां हैं उनको मोड़ के जो है वो, और फिर बाद में जो है हम इसको जो है वो दोनों उंगलियों को, दोनों हाथों को घुमा सकते हैं। ठीक है जी, दोनों एक दूसरे, और कंधे पर लेकर आएंगे, जैसे साइड में भी और मतलब कंधे पर लेकर आएंगे। फिर दोनों को जो है कोहनियों को मिला सकते हैं आपस में, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है ये घुमाना जरूरी होती है। अब जब तक यहाँ बात है कि हाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्यों करते हैं हम, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें हमने बॉडी को बैलेंस में रखना है। अगर हमने 5 चक्कर जो है वो क्लॉकवाइज लगाने हैं तो 5 चक्कर ही हमने जो है एंटी क्लॉकवाइज लगाना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी अच्छा, जैसे जी अगर हम जैसे शरीर की प्रवृत्तियों की बात कर रहे थे, वात पित्त कफ 3 प्रवृत्तियां होती हैं। जी तो योगिक कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जैसे हम जानते हैं कि पित्त जब बढ़ जाता है गर्मी होती है, या जिनमें शरीर में गर्मी हो जाती है पित्त बढ़ जाता है, आपने कुछ उदाहरण भी दिए थे। हाँ। या कफ प्रवृत्ति के जो होते हैं, या वात हर प्रवृत्ति की अलग समस्याएं होती हैं। जी बिल्कुल। सरलतम तो लोग समझते ही होंगे कि क्या क्या इनके प्रभाव शरीर पर होते हैं। तो मैं चाहूंगी कि यौगिक कुछ ऐसी सरल क्रियाएं हैं, अगर आप कॉमन मैन को इसे कुछ विस्तृत करके बता सके, जिससे वो अपनी शरीर की प्रवृत्तियों से जो होने वाली समस्याएं हैं उनसे कुछ निजात पा सके, रादर देन डिपेंडिंग ऑन मेडिसिन्स एंड अदर थिंग्स। इसमें तो अहम रोल, जैसे आपने वात पित्त कफ की बात करी, त्रिदोष है, तो त्रिदोष पर ही सारे के सारी हमारी समस्याएं जुड़ी होती हैं। ठीक है जी। जहाँ तक हम कफ की बात करें तो इसमें क्या है, जैसे हमारा खान पान अहम रोल रखता है जी। और आजकल जैसे अभी अत्यंत गर्मी का समय, मई महीना चल रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे गर्मी से आते हैं एकदम से फ्रिज का पानी, कोई कोल्ड ड्रिंक और इस तरह के एकदम से पेय जो है वो यूज करते हैं। अमूमन तो हम देखते हैं अपने घरों के आसपास तो एकदम से जो है ठंडा पानी पिएंगे। ठीक है जी। जबकि सभी को पता है कि ये ठंडा पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि टेम्परेचर से ज़्यादा डाउन अगर हम कोई चीज़ यूज करेंगे, सबसे अच्छा तो वैसे तो घड़े का पानी है, क्योंकि वो एक टेम्परेचर ऐसा है उसमें कि जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम इतना ठंडा कुछ पिएंगे तो सही है, हमारा गले में खराश हो जाएगी एकदम से, हमें जुकाम भी हो सकता है, हमें जो है वो बुखार भी आ सकता है। तो ये इसमें अगर ऐसी समस्या आती भी हैं, पहली बात तो यह है कि हमें जो है वो इसके विशेष ध्यान रखना पड़ेगा खान पान का। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता भी है तो हमें जो है वो पता होना चाहिए कि हमने इसका जो है वो निवारण कैसे करना है। तो जहाँ तक औषधियों की बात है तो सबसे पहले तो अब हम घर से ही शुरुआत करेंगे। तो हमारे घर में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसका हमें पहले तो खैर पहले का समय तो हमारा ऐसा था कि हमारी सारी जो ट्रीटमेंट होती है घर से शुरू हो जाती थी, और घर में ही काफ़ी हद तक 80% तक तो हम घर में कर लेते थे, और जो थोड़ा बहुत बचता था हम जो है वो हमारे नज़दीकी डॉक्टर वैद्य जो भी होते थे वहाँ तक सीमित होता है। लेकिन आजकल क्या है, आजकल बिल्कुल सिस्टम हमारा बदल चुका है, हमारी दिनचर्या बहुत फास्ट हो गई है, हमारा खान पान बिल्कुल बिगड़ चुका है, हमारी टाइमिंग नहीं है, हमारा खाने का पता नहीं है कि हमने ब्रेकफास्ट कब करना है, हमने कितना करना है और ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, हमारे लंच का भी पता नहीं है, क्योंकि जो भी ज़्यादातर फास्ट फूड पर ज़्यादा लोग फोकस करते हैं, तो वहाँ से ही बात पित्त कफ की बात चलती है।
तो अगर बाय द वे हमें हमारे गले में कोई दिक्कत आती है, हमें खराश होती है, हमें जुकाम होता है, तो हम देखो हमारे घर में तुलसी होती है, हमारे पास गिलोय है, हमारे पास सेंधा नमक होता है, काली मिर्च होती है, तो ऐसे इसका काढ़ा बनाया जा सकता है जी। एकदम से हम उसको कोशिश अभी मतलब जो है हल्का गर्म यूज कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी का समय है, ज़्यादा गर्म तो नहीं यूज करना, लेकिन हल्का गर्म उसको जो है वो हम 2 या 3 बार पियेंगे तो स्वतः ही हमारा जो है कफ रोग का हमारा ठीक हो जाएगा। जहाँ तक पित्त की बात है, तो अभी हम पित्त की ही बात कर रहे थे। जैसे इसमें जो है वो जो ऋतु के अनुसार फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, जैसे हमारा वाटरमेलन है, दूसरा वो खरबूजा होता है, पपीता होता है, तो इस तरह के जो फ्रूट हैं, सेब होता है, तो अगर इनको हम, पर इसको भी हमने बहुत ठंडा नहीं करना है कि हाँ ये बहुत ठंडा हो जाए जिससे कि हमें समस्या ही खड़ी हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें खान पान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे जो है वात पित्त कफ रोग से हम बचाव हो सके हमारा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपने बात की कि हाँ सरलतम कुछ ऐसा कि जो हम रोज़मर्रा में जो है यूज कर सकें, अपने शरीर को सही रख सकें, तो इसके लिए अब प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम के बाद जो है वो आसन का भी अहम रोल है। आसन जिससे कि हमारी फिटनेस बरकरार रहे, तो इसमें हम जैसे सूर्य नमस्कार है, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास होते हैं। जैसे जॉगिंग है तो हम थोड़ा सूर्य नमस्कार की भी बात कर लें। सूर्य नमस्कार के बाद 12 अभ्यास होते हैं और इसको करने से कंटिन्यू अगर हम लगभग जैसे 8 से 10 बार भी करते हैं सूर्य नमस्कार, तो हमारे शरीर में देखो ना तो कभी कब्ज की प्रॉब्लम आएगी, ना हमें कभी थकान महसूस होगी, और ना ही हमारी शुगर लेवल बढ़ेगा, ना हमें बीपी की प्रॉब्लम आएगी। ये सारी बीमारियां जो हैं वो यहीं से तो जन्म लेती है। जब हमारा खान पान सही नहीं है, हमारे उठने का सिस्टम सही नहीं है, तो ये यहाँ से हमारी जो है बीमारियाँ जन्म लेती हैं। तो हमें इसके बचाव के लिए जो है वो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं हम, और इसके साथ और भी आसन है। जैसे कि अभी हम खड़े होके जब खड़े होने वाले आसनों की बात करें तो इसमें ताड़ासन, जहाँ तक ताड़ासन की बात है, तो ताड़ासन में हम क्या करते हैं, दोनों पैरों में जो है लगभग 6 इंच का गैप डाल के हाथों को ऊपर की तरफ करेंगे और शरीर को पूरा खींचेंगे ऊपर। ये तो बच्चों के लिए भी सर्वोपरि आसन है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जिन बच्चों की हाइट कम रह जाती है उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आमूमन आपने देखा होगा कि हमारे बच्चों की हाइट कम रह रही है, जितना कि पहले हाइट होती थी उतनी नहीं है। उसके कई कारण है। एक तो बच्चों का स्कूल बैग वो इतना भारी होता है कि बच्चे का वेट उतना अपना नहीं होता जितना उसके स्कूल बैग का, तो कंधे झुके हुए हो जाते हैं। तो ऊपर से दूसरी बात कि अभी देखो 2 साल तक हमारे बच्चे जो है वो इस पर फ़ोन पर उनकी क्लासें लगती रही, ऑनलाइन क्लासेज थी, घरों में कैद थे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ऐसा हुआ कि बच्चों की एक्टिविटीज़ जो खेलने की थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई, तो बच्चों की ग्रोथ रुक गई। तो हमें तो अपने बच्चों को ये आसन कराने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। जैसे ताड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया, ये दोनों आसन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि खड़े होकर किए जाने वाले आसन हैं। वृक्षासन का अपना महत्व है। ताड़ासन में तो क्या हुआ, सारी नर्वस सिस्टम हमारा जो है वो खिंच गया, पूरा शरीर खिंच गया, तो जिससे क्या हुआ कि हमारी जो इसमें बॉडी बैलेंस है वो भी सही रहता है। और ऐसा ही हमारा वृक्षासन है। वृक्षासन में जो है वो बैलेंस इतना बढ़िया बन जाता है शरीर का कि अगर बच्चे गिर भी जाएं तो उनको चोट नहीं लगेगी, बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएगी बॉडी। नहीं तो क्या है, बच्चों में जो है इतनी सक्षम नहीं होते, गिर जाए चोट ज़्यादा लग जाती है, मसल फट जाते हैं। तो औरों को भी ये हमारे लिए जो है वो सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वृक्षासन। जी, वैसे बहुत जैसे आप ये आसन बता रहे हैं, अगर मैं एक बात इसमें ऐड करूं, अगर सामूहिक या जैसे फैमिली सेटअप में आसन करवाए जाएं बच्चों से तो एक अलग ही परिवेश भी बनता है, माहौल भी अलग बनता है। जी बहन जी, जैसे आप कह रहे थे कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसी बन गया, बच्चे स्कूल जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, शरीर पर इस सब का अलग ही प्रभाव होता है। जबकि सामूहिक जो गतिविधियां होती हैं उनका हमारे चित्त पर, मन पर, शरीर पर, आत्मा पर एक अलग प्रभाव बनता है। जब हम सामूहिक रूप से कोई भी गतिविधि करते हैं उसका प्रभाव अलग होता है। उसमें हमारे माइंड में जो है वो कंपटीशन की भावना भी आती है। जैसे हम 4-6 बच्चों को एक साथ करा रहे हैं, चाहे वो छोटे बड़े बच्चे हैं, अपनी फैमिली के साथ साथ हम अदर फैमिली के बच्चों को भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनमें जो है वो एक प्रतियोगिता आ जाती है मन में, तो वो देख के जो है वो और ज्यादा सीखते हैं बहुत जल्दी। वो जो स्पर्धा की भावना होती है डॉक्टर, वो हेल्दी होती है, बिल्कुल बिल्कुल, वो नकारात्मक नहीं होती, वो सबका
वो सकारात्मक ही होती है। और उसमें एक और हमने देखा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, वो बहुत जल्दी सीखते हैं जी। जबकि उनको हम सिखा नहीं रहे होते, वो बड़े बच्चों को देख के वो बहुत जल्दी सीखते हैं। और इसमें एक और भी है बात कि अगर हमारे पास ये लंबी योग क्लास लगाने के लिए समय रोज नहीं है, तो लेकिन छुट्टी वाले दिन तो सारी फैमिली फ्री होती है, तो सभी को एक साथ जो है करने चाहिए। और ऐसे रूटीन में जो है क्लास हर रोज लगानी चाहिए। चाहे 1 घंटा नहीं टाइम निकाल सकते, कोई बात नहीं, आधा घंटा बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन उसको कम नहीं करना चाहिए। इसमें जो है अगर इसको भी हम कम कर देंगे तो फिर जो है वो हमें बीमारियां घेर लेंगी। क्योंकि हमारा अब तो पहले वाला तो 8-9 घंटे वाली ड्यूटी तो रही नहीं, अब तो 12-15 घंटे ड्यूटी हो गई है। तो इस करके जो है इतना ज़्यादा समय अगर हम ड्यूटी पर लगाएंगे तो हमें जो है योगासन, योग क्रियाएं करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इससे योग से जो है अगर शरीर की जो चेतना होती है एक अलग स्तर पर पहुंच जाती है। जी बिल्कुल, आपका पूरा शरीर एक योग शब्द, वही जो मैंने कहा ना, पूरा शरीर, आत्मा और मन एक सूत्र में बंध जाता है, एक ही धागे में। जब हम योग का नाम ही लेंगे तो स्वतः ही फिर हमारे शरीर में जो है ऐसी जन चेतना हो जाती है, ऐसी चेतना हो जाती है कि जैसे हम योग की बात कर रहे हैं, अभी बात करें तो ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे शरीर में कोई नया संचार हो रहा है। जी बिल्कुल, नया रक्त संचार हो रहा है। और वैसे भी ऐसा ही होता है। बिल्कुल, ये तो। और अगर मुद्राएं, उनके जो बेनिफिट्स हैं या जो उनके प्रभाव होते हैं, जो उनके सकारात्मक प्रभाव, उनको ध्यान में रख कर किया जाए तब तो सोने पे सुहागा। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मेन बात है कि हमें इसके बारे में जानकारी, अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने दूरदर्शन के सभी साधकों तक, सभी दर्शकों तक ये बात रखी। और इससे क्या है ना कि जैसे हमें कोई आधी अधूरी जानकारी भी है तो वो एकदम से परिपूर्ण हो जाएगी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और ये आपका बहुत धन्यवाद, दूरदर्शन का भी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो ये छोटी छोटी बातें जो है वो हर घर तक पहुँच रही हैं। तो अलग अलग योग साधक, योग शिक्षक, गुरु आते हैं तो वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, खाने पीने की जो सावधानियां हैं जी योग करते हुए, वैसे तो हमें हमेशा ही सचेत रहना चाहिए हम अपने शरीर में क्या क्या डाल रहे हैं, न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जी। और वैसे भी कुछ जो तामसिक आहार होते हैं उनसे दूरी रहे तो अच्छा है। लेकिन योग की जो परंपरा है वो खाने पीने के ऊपर उसकी क्या पॉसिबिलिटीज रखती है, या विचार है या मत है योग का? देखो जी, तामसिक से तो दूर ही रहे तो अच्छी बात है, तो क्योंकि इसके तो दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, ऋतुओं के अनुसार जो फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, वो हमें जरूर आहार में सम्मिलित करनी चाहिए। हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, दूध, दही, छाछ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि दूध में अगर थोड़ा सा हल्दी ऐड की जाए, क्योंकि हल्दी के अनंत गुण हैं। हल्दी हमारे पास एक ऐसी दिव्य औषधि है कि उसको जो है दूध में ऐड किया जाए तो देखो हमारा जो है बैकबोन भी बिल्कुल सही रहेगी, हमारा शरीर बिल्कुल, रक्त बिल्कुल सही रहेगा, स्वच्छ हो जाएगा। तो ये हल्दी को ऐड कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और लस्सी, छाछ, दही, ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे तो पित्त भी सही रहता है। और जैसे ये शाम को नहीं लेने, शाम के आहार में जो है वो लस्सी, छाछ, जो दही, ये नहीं लेने, शाम को दूध लीजिए, दिन के खाने में इसको करिए। और जो नाश्ता है, नाश्ता तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल जैसे कभी दलिया ले लिया, कभी जो है मूंगी ले ली, या कई बार जो है वो फ्रूट ले लिया। तो इस तरह से मतलब ओबेसिटी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। और शाम का आहार भी बिल्कुल कम होना चाहिए। तो इससे जो है नींद अच्छी आती है, पाचन क्रिया सही रहती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये खान पान पे विशेष ध्यान होना चाहिए। और ख़ासकर ये जो कोल्ड ड्रिंक होते हैं, अभी बच्चे जो है ज़्यादातर चिप्स, कुरकुरे, ऐसी चीज़ें, और ख़ासकर जंक फूड, ये जंक फूड का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है आजकल। तो अब तो गली मोहल्लों में भी जो है जंक फूड लगना शुरू हो गया है। ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इससे जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस तरह के ध्यान। जैसे योग जो है एक बड़ी पवित्र परंपरा है, क्योंकि अब आजकल हम वातावरण जैसा देखते हैं, ज़्यादातर दूषित ही इधर उधर पाया जाता है। तो मैं चाहूँगी कि कुछ जो वातावरण जिसमें योग सक्रिय रूप से हम कर सकें, कैसा वातावरण हमें चूज करना चाहिए या मेंटेन करना चाहिए, वो उस बारे में थोड़ा सा जाते जाते आप दर्शकों को बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि मेन रोल जो है वो वातावरण का होता है।
अब जैसे अभी खैर हमारा हिमाचल प्रदेश तो स्वर्ग से कम नहीं है जी। हमारे हिमाचल प्रदेश में तो ऐसी जगहें बहुत कम है, लेकिन बड़े शहरों में ऐसा ज़रूर है जी। क्योंकि योग अगर हमारी इच्छा भी होती है कि हम बाहर कोई प्राणायाम करें तो हमें जो है सबसे पहले तो जगह ढूंढने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि ऐसा में फिर पार्क ढूंढना पड़ेगा जहाँ ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो। लेकिन हमारे हिमाचल में तो ऐसा नहीं है। हिमाचल में तो हमारे तो अपनी घर की छत पे भी बहुत अच्छा माहौल होगा, आसपास का वातावरण बहुत ही अच्छा है, हमारे खेतों में बहुत अच्छा वातावरण होता है। और सुबह के समय जो है, हाँ इसमें ये है कि ऐसे मतलब ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए जहाँ कूड़ा करकट हो, लेकिन हमारे हिमाचल में तो हाँ बिल्कुल, और कोई मंदिर है, मंदिर का कम्प्लेक्स है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे जो है वो अमूल योग कक्षा है। हमारी काफ़ी ज़्यादा योग कक्षाएं तो मंदिर में ही लगती है, क्योंकि मंदिर में दो काम हो जाते हैं, जब घर से मंदिर तक जाएंगे मॉर्निंग वॉक हो जाएगा और फिर वहाँ पे 1 घंटे की क्लास लगा लेंगे और उसके बाद जो है फिर पूजन भी हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही आपने कहा। तो डॉक्टर राजेश आप कार्यक्रम में आए और आपने योग संबंधी बहुत सूक्ष्म, बहुत संक्षिप्त और बहुत महत्वपूर्ण सरल जो बेसिक जानकारी होती है दर्शकों को दी। इसके लिए हम बहुत बहुत आपके आभारी रहेंगे और दर्शकों से यही उम्मीद है कि उनको कार्यक्रम की ये कड़ी पसंद आई होगी। तो जब तक अगले कार्यक्रम तक हम मिलते हैं, अनुमति चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी।